हेलो स्टूडेंट्स, मैं करतार सिंह तंवर आपका इंग्लिश की क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। आज हमारा जो टॉपिक है वो है लिटरेरी टर्म्स। पोइट्री में जो लिटरेरी टर्म्स होती हैं उनको हमें पढ़ना है और इन लिटरेरी टर्म्स के बेस पर हम लोग लिटरेचर को आसानी से समझ सकते हैं। ये बेसिक है लिटरेचर को समझने के लिए। जब भी आपको अगर कहीं लिटरेचर की क्लास शुरू करनी हो, आपको लिटरेचर पढ़ना शुरू करना हो, तो आपको ना लिटरेरी टर्म्स की, फिगर ऑफ स्पीचेस की एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो हमारी ये क्लास उसी का एक एफर्ट है और इसी से हम लोग काफ़ी सारे जो एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो स्कूल लेक्चरर्स हों, चाहे वो कॉलेज लेक्चरर का हो, चाहे वो नेट का एग्ज़ाम हो। ये सब जगह टॉपिक आपका काम में आ सकता है। तो हम लोग लिटरेरी टर्म्स की बात करेंगे कि पोएट्री में कौन कौन सी लिटरेरी टर्म्स यूज़ होती हैं, ड्रामा में कौन कौन सी लिटरेरी टर्म्स यूज़ होती हैं, नॉवेल्स में, फिक्शन में कौन कौन सी लिटरेरी टर्म्स यूज़ होती हैं। ठीक है ना। तो ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे आप किसी भी लिटरेचर पोर्शन का, पार्ट का, वर्क का आप लोग जो है वो क्रिटिकल एप्रिसिएशन कर सकते हैं, उनको इजीली आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लिटरेरी टर्म्स पे हम बात कर रहे हैं और सबसे पहले हम लिटरेरी टर्म्स में पोएट्री से रिलेटेड जो लिटरेरी टर्म्स हैं उन पे बात करेंगे। फिर हम लोग बाद में ड्रामा, नॉवल, इनके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो पहला जो हमारा अगर हम बात करें लिटरेरी टर्म्स में, वो हमारे पास है एलिजी। तो एलिजी को समझते हैं। इस पे आने से पहले मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। वैसे देखिए, एलिजी क्या होता है, अगर इसको हम समझें शॉर्ट में, तो एलिजी इज अ काइंड ऑफ सैड सॉन्ग। ये एक प्रकार का सैड सॉन्ग है, ये बी वेलिंग सॉन्ग है, ये मॉर्निंग सॉन्ग है, ये लेमेंटिंग सॉन्ग है। ये सब सैड सॉन्ग के ही सिनोनिम्स कह सकते हैं आप। लेमेंटिंग विलाप करने वाला, बी वेलिंग विलाप करने वाला, रोने पीटने वाला, इसमें दुख मनाया जाता है, सैड सॉन्ग होता है। ये मॉर्निंग सॉन्ग होता है, शोक प्रकट करने के लिए। इट इज यूज टू एक्सप्रेस सैडनेस। ये सैडनेस को एक्सप्रेस करने के लिए होता है। ये पोएट्री का ही पार्ट होता है एलिजी। और ये एक प्रकार की ऐसी पोएम होती है जिनकी थीम ना सॉम्बर होती है, सस्टेन्ड होती है, थॉटफुल होती है। इसमें ना कोई आपका नियर और डियर आपसे डिपार्ट हो जाता है, आपसे अलग हो जाता है, और उसकी डेथ पर, उसके डिपार्चर पर आप लोग ना शौक प्रकट करते हैं। इट इज यूज टू एक्सप्रेस सैडनेस, मॉर्न, बीवेल, लेमेंटेशन। तो ये इनको प्रकट करने के लिए यूज होता है। ऑन द डेथ ऑफ समवन नियर एंड डियर, कोई खास आपका चला गया है, बिछुड़ गया है, उस पे मरने, उसके मरने के ऊपर शौक प्रकट करने के लिए, टू कममरेशन, उसके ऊपर ना आप लोगों को कममरेट करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए भी आप लोग इसका यूज करते हैं। तो एलिजी बहुत एक अच्छे प्रकार की पोएम होती है जो शौक प्रकट करने के लिए होती है, दुख प्रकट करने के लिए होती है। एक बीवेलिंग सॉन्ग होता है, इट्स अ सैड सॉन्ग। ये बीवेलिंग सॉन्ग होता है। ये लेमेंटिक सॉन्ग होता है, लेमेंटिंग सॉन्ग होता है। ठीक है, बीवेलिंग सॉन्ग होता है, मॉर्निंग सॉन्ग होता है, दुख प्रकट करने के लिए होता है। ये मॉर्निंग सॉन्ग होता है, शौक प्रकट करने के लिए होता है। इट इज यूज टू एक्सप्रेस सैडनेस। ये सैडनेस को प्रकट करता है। टू कममरेट, कममरेट, श्रद्धांजलि देने के लिए यूज होता है। और बहुत सारी एलिजीज लिखी गई हैं। अगर आप बात करें, हमारे जॉन मिल्टन ने लिसिडेस लिखी ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग। पीबी शैले ने जॉन कीट्स की मौत पर लिखी एलिजी एडोनेस। तो ये इन द मेमोरी ऑफ AHH टेनिसन ने लिखी। तो ऐसी बहुत सारी मेमोरीज
उनको एलिजीज हैं जो शौक प्रकट करने के लिए लिखी गई हैं, ठीक है ना। तो ये बीवेलिंग सॉन्ग होता है, लेमेंटिंग सॉन्ग होता है ऑन द डेथ ऑफ समवन नियर एंड डियर। आपका कोई खास, कोई अजीज अगर चल बसा है तो उसकी याद में, उसको कमेमोरेट करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए जो सैड सॉन्ग लिखे जाते हैं उसे ही आप क्या कहते हैं, एलेजी कहते हैं। एलेजी सैड सॉन्ग होते हैं, बीवेलिंग सॉन्ग होते हैं, ठीक है ना। ये दुख प्रकट करते हैं। बात समझ में आ गई यहां तक आप लोगों को। और ये कई तरह के हो सकते हैं। एक पेस्ट्रल एलेजी होती है, डर्ज होता है, ये मोनेडी हो सकती है, थ्रेनेडी हो सकती है। अगर हम पेस्ट्रल एलिजी की बात करें तो ये पास्चर से जुड़ा हुआ शब्द है। इसमें जो पोएट होता है वो अपने आप को शेफर्ड मान लेता है। वो अपने जो साथी, जो उसका चल बसा, जो मर गया, डिसीज्ड जिसे हम कहते हैं, उसे भी वो शेफर्ड मानता है, ठीक है ना। और वो दे लिव इन द मिडस्ट ऑफ नेचर, वो नेचर की गोद में रहते हैं। इन द लैप ऑफ नेचर, वो नेचर की गोद में रहते हैं। और वहाँ बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, ट्रीज होते हैं, वहाँ रिवर्स होती हैं। ये सब नेचर एलिमेंट्स हैं। और ये सब नेचर एलिमेंट्स जो होते हैं ना, ये इनको पर्सोनिफाई कर दिया जाता है, इनका पर्सोनिफिकेशन कर देते हैं। इट मीन्स वो ना ह्यूमन बींग्स की तरह बिहेव करती हैं, और वो भी कहीं ना उस शौक में, उस दुख में शामिल होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ पेस्ट्रल एलिजी की। एलिजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रकार होता है पेस्ट्रल एलिजी, ठीक है ना। इसमें फिर वो बहुत बड़े लेवल की होती है, पेस्ट्रल एलिजी बड़ी होती हैं। और इसमें जो पोएट होता है वो अपने आप को शेफर्ड मानता है। और वो जो म्यूजेस होते हैं, जो गीत, जो इनके कला के, आर्ट के जो गॉड एंड गॉडेसेस हैं, उनको वो इन्वॉक करके पोएम शुरू करते हैं। इसमें ना जो पेस्ट्रल एलिजीज होती हैं उसमें चार्ज, आरोप लगाए जाते हैं निम्स के ऊपर, गार्डियंस के ऊपर, कि भाई जो दोस्त मेरा मर गया वो क्यों मरा, उसको तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया, ठीक है ना। उनके ऊपर इस चीज़ का आरोप लगाया जाता है, चार्ज विद नेग्लिजेंस, उनके ऊपर लापरवाही का आरोप लगाया जाता है, ठीक है। और कहीं ना इसके अंदर ये भी होता है कि भाई कहीं ना कहीं बीच में ना डाइग्रेशन आ जाता है, थोड़ा सा भटकाव भी होता है। पोएट जो होता है उस समय की सोसाइटी की जो परेशानियां हैं, जो सोशल लेवल्स हैं, करप्शन है, कोई और दिक्कतें हैं, उनके ऊपर भी वो बात करने लगता है। इसमें पेस्ट्रल एलिजीज के अंदर एक प्रोसेशन, एक जुलूस होता है ऑफ एप्रोप्रिएट मॉर्नर्स, शौक प्रकट करने वालों का एक जुलूस होता है। एक पैसेज, एक रास्ता होता है जिसपे फ्लावर्स गिराए जाते हैं, ठीक है ना, फूल होते हैं, और काफ़ी सारे लोग होते हैं जो दुख को प्रकट कर रहे होते हैं। ये सब बातें होती हैं। और बड़ा शौक प्रकट करता है कवि, अपने आप को शेफर्ड मान करके, अपने दोस्त को भी शेफर्ड मान करके। लेकिन लास्ट में फिर वो कहता है कि ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, मेरा दोस्त तो चला गया, बट ये अच्छा है, उसका ना ये इस लो लाइफ से वो हायर लाइफ पे चला जाएगा। इट इज़ ए काइंड ऑफ रीयूनियन विद गॉड, कि दोस्त मर गया बट कोई बात नहीं, लास्ट में अपने आप को कंसोलिडेट करते हैं। लास्ट में अपने आप को एक ना ऐसे कंसोलिडेट किया जाता है कि ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, अच्छी बात है, भगवान से मेरे दोस्त का मिलन हो जाएगा, रीयूनियन विद गॉड। तो ये पेस्ट्रल एलिजी होती है, एक काइंड है। फिर एक एलिजी का काइंड होता है डर्ज। मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, नोट से भी पढ़ेंगे हम लोग, बट तब तक हम थोड़ा सुन लेते हैं। एक होता है डज। डज क्या होता है दोस्तों? डज के अंदर हम क्या करते हैं, एक एलिजी से, पेस्ट्रल एलिजी थोड़ा छोटा होता है, शॉर्ट एलिजी। ये शॉर्ट एलिजी होती है जिसमें क्या होता है, इट इज रिटर्न टू बी संग, ये गाने के लिए ही लिखी जाती है। डर्ज, यू कैन से इट इज अ काइंड ऑफ फ्यूनरल सॉन्ग। इट इज अ काइंड ऑफ फ्यूनरल सॉन्ग। जब फ्यूनरल होता है, जब कोई मर जाता है, तो जब उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, तो आपने अंग्रेजों के यहाँ देखा होगा कि वो लोग ना काले कोट, काले कपड़े या वाइट कपड़े पहन के ग्रेवयार्ड में जाते हैं, और वहाँ एक बैंड वाले होते हैं, वो बैंड बजा रहे होते हैं, और वो ना उसकी याद में, जो चला गया उसकी याद में गीत गाते हैं। तो वो हो सकता है कोई परिवार के किसी मेंबर ने लिखा हो, या किसी प्रोफेशनल से उन्होंने कवि से लिखवा लिया हो, और उस गीत को लिखा जाता है ताकि उसके फ्यूनरल में उस गीत को गाया जा सके। इस प्रकार की जो एलिजी होती है वो शौक प्रकट करती है, लेकिन वो फ्यूनरल सॉन्ग के रूप में ही होती है। इट इज यूज टू कमेमोरेट, ये भी श्रद्धांजलि देने के लिए यूज होती है। डज थोड़ी छोटी एलिजी होती है। फिर एक होती है मोनेडी। मोनेडी मीन्स मोनो शब्द से बनी,
तो मोनो का मतलब क्या होता है? मोनेडी। मोनोडी मीन्स मोनो, यानी कि एक सिंगल वॉइस, ऐसी एलिजी जिसको कोई एक ही बंदा गा रहा हो, जैसे वो मिल्टन की लिसिडेस है, पीबी शैली की एडोनेइस है, ये सब भी मोनोडी हैं। हालांकि ये जो लिसिडेस है, जो एडोनेइस है पीबी शैली की, ये पेस्ट्रल एलिजी भी हैं, इसमें शेफर्ड माना गया है, और ये मोनोडी भी है। मोनोडी मतलब सिंगल वॉइस, एक अकेला बंदा कोई एलिजी को गा रहा होता है, तो वो मोनोडी होती है। एक होती है थ्रेनेडी। थ्रेनेडी आप कह सकते हो 3 वर्ड से बना, ऐसा मान लो याद करने के लिए। तो 3 और मोर देन 3 पर्सन्स जब उस एलिजी को गाए, मतलब ये कोरस में गाई जाती है। कोरस मतलब सामूहिक गीत होता है। ये एलिजी होती है जिसको 3 या 3 से ज्यादा लोग गाते हैं। मोनोडी में केवल एक ही बंदा गाएगा, यहां थ्रेनेडी में 3 या 3 से ज्यादा लोग होंगे। तो ये एलिजी है। वापस एक बार आप समअप करते हैं। एलिजी इज अ काइंड ऑफ सैड सॉन्ग। You can say it is a bewailing song, mourning song, lamenting song. ये दुख प्रकट करने वाले गीत होते हैं, which is used to express sadness, जो sadness को express करते हैं, ठीक है ना। It is used to commemorate the departed person. ये श्रद्धांजलि देने के लिए यूज होते हैं। It is a kind of reflective poem. ये चिंतनशील, इसमें thoughtful poem होती हैं। Sadness तो होती है, इसमें ना थोड़ा सा थिंकिंग होती है, सोचते हैं। थीम सॉम्बर होती है, और इसको ना राइम स्कीम से और इनसे नहीं पहचान सकते, इसकी थीम से पहचानते हैं। इसकी थीम ना थोड़ी सैडनेस वाली होगी। और इसके मैंने बताया कि 3-4 काइंड्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो इसका पेस्ट्रल एलिजी है, जिसमें पास्चर से, शेफर्ड से जुड़ा हुआ शब्द है। गांव, नेचर, प्रकृति, पर्सोनिफिकेशन, इन सब की बातें होती हैं। म्यूजिक को इन्वॉक किया जाता है। निम्फ और गार्डियंस को नेग्लिजेंस का चार्ज लगाया जाता है उनके ऊपर। प्रोसेशन ऑफ मॉर्नर्स होता है। थोड़ा सा डाइग्रेशन भी होता है, विचलन भी होता है, मुख्य विषय से भटकाव भी होता है। ये सब बातें होती हैं पेस्ट्रल एलिजी में, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर एक होता है डर्ज। डर्ज क्या होता है? फ्यूनरल सॉन्ग होता है, जो कि कमेमोरेशन के लिए यूज होता है। मोनेडी, मोनेडी मतलब एक सिंगल वॉइस, एक ही बंदा कोई गाता है तो एलिजी को वो मोनेडी हो गई, और अगर कोरस में गाया जाता है तो थ्रेनेडी हो गई। अगर हम इंग्लिश की इंपॉर्टेंट एलिजीज को देखें, तो अगर सबसे पहले एलिजीज की बात करें हम लोग पेस्ट्रल एलिजीज के रूप में खासकर, तो वो एस्ट्रोफल है, ठीक है ना। तो जो स्पेंसर ने लिखी, सिडनी की, फिलिप सिडनी की याद में। फिर उसके बाद मिल्टन की लिसिडेस कह सकते हो, पीबी शैली की एडोनेइस कह सकते हो, थसिस, मैथ्यू अर्नोल्ड की थसिस, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यस, उसको आप नहीं भूल सकते। टॉमस ग्रे की एलिजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड, 1751 में जो लिखी गई एलिजी रिटर्न इन कंट्री चर्चयार्ड, that is very very important elegy which was written, composed on the death of poor forefathers of villagers. जो किसी राजा के या बड़े आदमी के मरने पर नहीं लिखी गई थी। जनरली जो एलिजी लिखी जाती हैं, लेकिन टॉमस ग्रे ने लिखी जो गरीब गांव के जो लोग हैं, उनके जो पुअर फोरफादर्स हैं, उनकी मौत पर उनको कमेमोरेट करने के लिए एलिजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड लिखी गई 1751 में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो एलिजीज हैं उन पे भी हम बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं हम लोग। आई होप कि ये वाली बात थोड़ी आपको समझ में आई होगी। एलिजी शौक गीत कहते हैं। अब आप इनकी थियोरी को समझे थोड़ा सा, मैंने बढ़ाया, देखो वही चीज़ें मिलती हैं क्या आपको। हाँ, एक बात देखना, ओरिजिन ग्रीस। जो एलिजी है इसका ओरिजिन ग्रीस में है, मतलब ग्रीक भाषा से शब्द लिया गया है और वहीं से ये एलिजी का फॉर्म लिया गया है। इट इज अ मेडिटेटिव, मेडिटेशन, चिंतन करने की पोयम है। लिरिक पोयम, लिरिक पोयम मतलब इसको गाया जा सकता है, लिरिक पोयम होती है। लेमेंटिंग, जो दुख प्रकट करती है द डेथ ऑफ अ पब्लिक पर्सनेज, किसी पब्लिक पर्सनेज, किसी पब्लिक पर्सनैलिटी के ऊपर, जो बड़ा कोई राजा, कोई बड़ा कवि, कोई बड़ा योद्धा, वॉरियर, इनकी याद में लिखा जाता है। पब्लिक पर्सनेज होता है, या फिर ऑफ अ फ्रेंड और लव्ड वन, या कोई आपका दोस्त हो सकता है, या आपका कोई लव्ड वन हो सकता है, आपका कोई प्रेमी, आपकी कोई बिलव्ड, या कोई आप जिसको आपको अच्छा लगता हो वो हो सकता है। इनकी मौत पर लेमेंट करने के लिए होता है। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, लेमेंटिंग यानी शोक प्रकट करना।
द डेथ ऑफ अ पब्लिक पर्सनेज और ऑफ अ फ्रेंड और लव्ड वन। बाय एक्सटेंशन थोड़ा इसको देखें तो ये रिफ्लेक्टिव लिरिक होता है, तो मेडिटेटिव लिरिक या रिफ्लेक्टिव लिरिक एक ही बात है। ऑन द ब्रॉडर थीम ऑफ ह्यूमन मॉर्टेलिटी, इसकी थीम क्या होती है? मॉर्टेलिटी होती है, मतलब कोई ना कोई मरता है इसके अंदर, उसके मरने पर, कई बार बिछड़ने पर भी हो सकता है, डिपार्ट हो गया वो यहाँ से, मान लीजिए दूर चला गया, आपसे बिछड़ गया, उसके लिए भी हो सकता है, बट जनरली ये मौत के ऊपर होता है। ये फॉर्मल होती है, इनफॉर्मल नहीं होती, काफी फॉर्मल लैंग्वेज, काफी औपचारिक भाषा का इसमें प्रयोग किया जाता है। सस्टेन पोयम, दुख को प्रकट करने वाली, सस्टेन जिसमें आपके दुख छाया रहता है दिमाग में, ये उस टाइप की पोयम होती है। लैमेंटिंग, जो दुख प्रकट करती है, द डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल और द पासिंग ऑफ ओल्ड मैन, किसी इंडिविजुअल की मौत पे भी हो सकती है, बहुत सारे लोगों के मरने पर भी हो सकती है। जैसे वो टॉमस ग्रे ने जो लिखी एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, वो तो गांव के पूरे पुअर फोर फादर्स की मौत पर ही है, तो बहुत सारे लोगों के लिए भी हो सकती है। एंड द थिंग्स दे लव, या कई बार ना किसी वस्तु के लिए भी हो सकती है। एक बार ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने किसी डॉग की मौत पर लिख दिया, ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग, पागल कुत्ते की मौत पर ही उसने एलिजी लिख दी, हालांकि वो एलिजी भी था और सटायर भी था कहीं ना कहीं। तो किसी वस्तु के मरने पर, बिछड़ने पर भी हो सकती है। यूजुअली एंडिंग इन कंसोलेशन, जनरली जो ऐसी एलिजीज होती हैं ये एंड होती है कंसोलेशन के ऊपर। लास्ट में अपने आप को, मन को आप सांत्वना देते हो, कि तसल्ली देते हो कि यार ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, अब जो हो गया सो तो हो गया, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते हम लोग, लेकिन ठीक है, वो इस जो ये अपना मृत्यु लोक है, इससे उसका पिंड छूटा और अब वो भगवान से उसका मिलन होगा, रीयूनियन विद गॉड, ही इज गोइंग टू एक्चुअली हायर लाइफ, वो अच्छा जीवन है, वो मजे करेगा, स्वर्ग में रहेगा, हेवन में रहेगा। यहाँ तो बहुत गंदगी है, यहाँ तो बहुत करप्शन है, यहाँ तो बहुत पॉल्यूशन है, इससे उसका छुटकारा मिल गया, उसको जो है यहाँ पे अच्छा रहेगा। तो ऐसे लास्ट में ना आप अपने आप को कंसोलिडेट कर लेते हो, कंसोलेशन कर लेते हो। एलिज इज अ पोएम और सॉन्ग दैट एक्सप्रेस सैडनेस, ये क्या प्रकट करता है? सैडनेस, दुख प्रकट करता है। स्पेशली फॉर समबडी हु हैज डाइड, खासकर किसके लिए? जो मर गए हैं, जो बिछुड़ गए हैं, जो चले गए हैं। इट इज रिटन टू कमेमोरेट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, और देखो ये इसी तरह के शब्द आपको मिलेंगे एग्जाम में जब आप चेक करोगे आंसर। कमेमोरेट करता है, श्रद्धांजलि देने के लिए यूज होता है। द डेथ ऑफ अ नियर एंड डियर वन, कोई आपका जो खास, जो चला गया, बिछुड़ गया, उसकी मौत पर उसको कमेमोरेट करता है। इट हैज अ सेंस ऑफ लॉस, इसमें सेंस ऑफ लॉस होता है। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस की लाइन्स हैं ये, सेंस ऑफ लॉस होता है, ऐसा लगता है कि कोई लॉस हो गया, कुछ चला गया, कोई दूर चला गया आपसे ना, ये सब होता है एलिजी में। बात समझ आ रही है आप लोगों को? ओके, फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। इट इज अ मॉर्निंग और लेमेंटिंग और बी वेलिंग सॉन्ग, ये बात कर रहे थे, तीनों वर्ड कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। ये मॉर्निंग शौक प्रकट करने का गीत है, लेमेंटिंग है शौक प्रकट करना, बीवेल करना, ये सब आपस में सिनोनिम्स हैं। एंड एलिजी इज ऑलवेज रिफ्लेक्टिव, थॉटफुल इन नेचर। एलिजी हमेशा नेचर में, स्वभाव में, प्रकृति में थॉटफुल होती है, इसमें कोई चिंतन होता है। जो पोएट होता है वो कहीं ना कहीं थॉटफुल होता है, चिंतन करता है, रिफ्लेक्शन करता है, वो ऐसा होता है। जैसे ग्रे की, टॉमस ग्रे की एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड विच वॉज रिटन इन 1751। ओलिवर गोल्ड स्मिथ का एलिजी ऑन द डेथ ऑफ मैड डॉग, आपको ध्यान होगा ये एलिजी भी है और इसको ना आप सटायर के उसमें भी ले जा सकते हैं। ये पोएम अगर आपने पढ़ी हो, 10th-12th में चलती भी थी ये पोएम। इसमें होता है कि भाई कोई एक शहर का ना, बहुत ही थोड़ा सा एक बहुत ही अच्छे से आदमी होता है, जो बहुत रिलीजियस दिखता है आपको, वो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड दिखता है, बहुत ही कर्टियस पर्सन है, लोग बड़ा उसको अच्छा समझते हैं, उसके लिए हाईली सोचते हैं। और एक दिन ना उसको कोई पागल कुत्ता काट जाता है, तो जो वहाँ गांव के जो लोग थे, जो टाउन के जो लोग थे, वो बड़े शौक प्रकट करते हैं, वो बीवेल करते हैं, मौन करते हैं कि यार अब तो ये आदमी चला जाएगा, इतना अच्छा आदमी। और जिस कुत्ते ने उसे काटा उसको कोसते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं। बट द वेरी नेक्स्ट डे देयर वॉज समथिंग शॉकिंग। क्या शॉकिंग होता है? जो पर्सन था जिसको मरना था वो नहीं मरता, कुत्ता मर जाता है। अब लोगों का दिमाग खराब हो जाता है कि यार ये क्या हुआ, मरना तो उस आदमी, कुत्ता कैसे मर गया? फिर लोग अब उल्टा सोचते हैं,
कि यार उस कुत्ता मरा है, इसका मतलब उस आदमी में उस कुत्ते से भी ज्यादा जहर था, वो उससे भी ज्यादा बुरा इंसान है कि देखो वो मर गया उसे काटने से। तो अब जो है लोग दुखी हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, सैडनेस फील करते हैं। उनको लगता है कि यार बेचारा कुत्ता है तो मर गया, इसको क्या पता था कि जिसको काटा वो और भी ज्यादा बड़ा, वो एक कहता है ना, ए वुल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग, हिपोक्रिट पर्सन है। तो बड़ा दुख प्रकट करता है। ओलिवर गोल्डस्मिथ फिर उस पर एक कविता लिख देता है, एलिजी लिख देता है। तो ऐसी एलिजीज होती है। अब काइंड्स ऑफ एलिजी की बात करें तो पहली अपने पास है पेस्टरल एलिजी, जो लैटिन वर्ड पास्चर से बना, जिसका मतलब होता है शेफर्ड, ठीक है ना, शेफर्ड। तो इसमें मैंने क्या बताया था कि इंपॉर्टेंट सब टाइप है एलिजी का, विच रिप्रेजेंट्स बोथ द पोएट एंड द वन ही मॉर्न्स, यूजुअली अ पोएट एज शेफर्ड। क्या कह रहे हैं, इसमें जो पोएट है वो अपने आप को शेफर्ड मान लेता है, और जिसको वो मौन कर रहा है, जिसके लिए वो शौक प्रकट कर रहा है, जो अक्सर उसका दोस्त होता है, और वो भी मोस्टली पोएट ही होता है, अक्सर वो भी पोएट ही होता है, उसको भी क्या मान लेता है, वो शेफर्ड। तो पहली बात है पेस्टरल एलिजी, पास्चर शब्द से बना, लैटिन वर्ड पास्चर से बना, इसका मतलब होता है शेफर्ड। तो इसमें क्या करता है, जो पोएट होता है वो अपने आप को शेफर्ड मान लेता है, और जिसके लिए वो मौन करता है, जिसके लिए वो शौक प्रकट कर रहा है, उसे भी क्या मान लेता है, वो शेफर्ड मान लेता है। एक पॉइंट। फिर देखो, द पोएट एंड द डिसीज्ड शॉन एज शेफर्ड लिविंग इन द मिडिस्ट ऑफ नेचर। पोएट और उसका दोस्त जिसके लिए वो एलिजी लिख रहा है, वो मिडिस्ट ऑफ नेचर, प्रकृति के बीच में रहते हैं, एंड विच इज पर्सोनिफाइड, और ये प्रकृति के जो एलिमेंट्स हैं उनको यहाँ पर्सोनिफाई कर देते हैं, उनको मानव के गुण दे देते हैं। इसका मतलब ये है कि जो प्रकृति के एलिमेंट्स हैं वो भी शौक में, दुख में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि साहब चिड़िया भी आज तो दाना नहीं चुग रही दादी की मौत के ऊपर, वो भी ऐसा लग रहा है मानो कि शौक प्रकट कर रही है। आज तो नदियों के बहने में भी वो खल खल की खुशी नहीं है, ऐसे लग रहा है मानो कि वो भी खामोश बह रही हैं, दुख प्रकट कर रही हैं। तो नदी, पेड़ पौधे, पक्षी, इनको पर्सोनिफाई करके इनको ज्वाइन करवाते हैं इन द मॉर्निंग, शौक के अंदर। ध्यान रखना, मॉर्निंग में सुबह वाला मॉर्निंग नहीं है, MOURN है, और वो होता है MORNING। तो ये शौक प्रकट करने वाला है। तो जो प्रकृति के जो एलिमेंट्स उनको पर्सोनिफाई करके उनको भी मॉर्निंग में शामिल करवा देते हैं, शौक में शामिल करवा देते हैं। दो बातें हो गई, पोएट अपने आप को और अपने साथी को क्या मान लेता है, शेफर्ड मान लेता है। दूसरी बात, वो मौन जो करता है तो वो क्या करता है, इसमें वो जो पोएट और जो मर गया उनको मानता है कि दे लिव इन द मिडिस्ट ऑफ नेचर, वो प्रकृति की गोद में रहते हैं, बीच में रहते हैं, और इन प्रकृति के जो एलिमेंट्स हैं, नेचर एलिमेंट्स हैं, इनको भी पर्सोनिफाई कर देते हैं और मॉर्न में शामिल करवा देते हैं। इसके बाद मैंने क्या बताया था आप लोगों को, देखिए, द लिरिक स्पीकर बिगिंस बाय इन्वोकिंग द म्यूजेस। जो लिरिक स्पीकर है वो अपनी कविता शुरू करता है म्यूजेस को इन्वॉक करके। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो म्यूजेस का इन्वॉक करता है, मतलब वो जो म्यूजेस हैं, जो गॉड एंड गॉडेस ऑफ आर्ट एंड कल्चर, उनको वो इन्वॉक करता है, उनका आह्वान करता है, उनको याद करता है, हे प्रभु, हे सरस्वती माँ, तुम हमें इतनी ज्ञान दो, इतनी ताकत दो कि हम एलिजी को इतना अच्छा लिख सकें कि मेरे दोस्त को इस एलिजी के रूप में, इस गीत के रूप में, इस पोएम के रूप में हमेशा याद किया जाए। और मुझे इतनी हिम्मत दें कि मैं दुखी तो बहुत हूँ, लेकिन इतनी हिम्मत दो कि मैं इस पोएम को लिख सकूं। ऐसा करके म्यूजिक को इन्वॉक किया जाता है। तो एक कविता आपकी शुरू होती है बाय द इन्वॉकिंग द म्यूजिक। द मॉर्नर चार्जेस विद नेग्लिजेंस, और जो मॉर्नर है, जो शौक प्रकट कर रहा है, जो कवि अपने दोस्त के लिए जो एलिजी लिख रहा है, वो चार्ज करता है, आरोप लगाता है नेग्लिजेंस का, मतलब लापरवाही का आरोप लगाया जाता है द निम्स और अदर गार्डियंस ऑफ द डेड शेफर्ड। जो डेड शेफर्ड्स है उनके ऊपर वो क्या करता है, आरोप लगाता है, निम्स के ऊपर और गार्डियंस के ऊपर वो आरोप लगाते हैं कि तुमने ध्यान नहीं रखा। गार्डियंस होते हैं ना, हमारे पितर महाराज होते हैं, हमारे राजस्थान में अगर हम बात करें, हमारे लोक देवता होते हैं जिनके ऊपर हमारे परिवार को हमें संभालने की जिम्मेदारी होती है। ऐसे अंग्रेजों के यहाँ निम्स होते हैं, गार्डियंस होते हैं, उनका ये काम होता है, जैसा कि उनका वो लिटरेचर, जैसा कि उनकी मिथोलॉजी मानती है, उनका ये काम होता है कि वो आपके दोस्त की, आपको या सबकी रक्षा करेंगे। उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने लापरवाही करी, तभी तो दोस्त चला गया, तभी तो पीबी शैली का दोस्त जॉन कीट्स चला गया, तभी तो फिलिप सिडनी चला गया, तभी तो एडवर्ड किंग चला गया। तो वो उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कवि कि आपने नेग्लिजेंस किया, आपने लापरवाही करी।
फिर देखो देयर इज अ प्रोसेशन ऑफ एप्रोप्रिएट मॉर्नर्स। इसमें क्या होता है, एप्रोप्रिएट जो मॉर्नर्स जो शौक प्रकट करने लोग हैं उनका एक जुलूस होता है, वो सब लोग इकट्ठे होते हैं एक जगह पे। इट ऑल्सो इंक्लूड्स डाइग्रेशन, इसमें ना भटकाव भी होता है। जो कवि लिख रहा है दोस्त की मौत पर, लिखते लिखते ना वो उस समय की जो कंटेम्प्रेरी जो सोशल पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं उनके ऊपर भी ना वो क्रिटिसाइज करना शुरू कर देता है। तो दुख वाले मुद्दे से हट करके भटकाव हो जाता है उसका, इसको बोलते हैं डाइग्रेशन। तो डाइग्रेशन हो जाता है, वो जस्टिस ऑफ फेट की बात करने लगता है, किस्मत, लक, उनके न्याय की बात करने लगता है, करप्ट कंडीशन ऑफ टाइम, उस समय की जो करप्ट कंडीशन है, जो पोल्यूशन फैला हुआ है, जो करप्शन, जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उनके ऊपर बात करना शुरू कर देता है। एंड पैसेज ऑफ फ्लावर्स, और यहाँ पर ना पैसेज ऑफ फ्लावर्स भी होता है, फूलों का एक पूरा ऐसे ना, जब मर गया इतना अच्छा आदमी मरता है तो खूब फूल वगैरह उस पर छिड़के जाते हैं, ठीक है ना, खूब सारे लोग इकट्ठे होते हैं। तो इसलिए कह रहा है कि प्रोसेशन ऑफ एप्रोप्रिएट मॉर्नर, जुलूस निकलता है बड़ा, जितना बड़ा अच्छा आदमी मरेगा उसके पीछे उसके जनाजे में उतने ज़्यादा लोग होते हैं, तो वो चीज़ होती है, फूलों को बरसाया जाता है, कई बातें की जाती हैं, ये सब होता है। फाइनली द पोएट रियलाइजेज दैट डेथ इज अ रीयूनियन विद गॉड। लास्ट में ना पोएट को ये रियलाइज हो जाता है कि कोई बात नहीं, दोस्त चला गया लेकिन उसका रीयूनियन विद गॉड, भगवान से क्या होगा, उसका मिलन होगा। एलिजिस्ट कम्स टू रियलाइज दैट, लास्ट में उसको ये रियलाइज हो जाता है एलिजिस्ट को कि डेथ इज इन हिज वर्ल्ड इज द एंट्री टू अ हायर लाइफ, कि इस दुनिया में जो मौत हुई है ना उस दोस्त की, कोई बात नहीं, अब इस दुनिया से वो हायर लाइफ में चला जाएगा, वो और अच्छे लाइफ में चला जाएगा, ऐसा होता है। जैसे स्पेंसर की एस्ट्रोफिल, ये इसी का एक एग्जाम्पल है जो 1595 में लिखी गई। स्पेंसर ने एस्ट्रोफिल लिखी 1595 में अपने दोस्त फिलिप सिडनी की मौत पर। एस्ट्रोफिल, इसे पहली पेस्टोरल एलिजी कहा जाता है। इट इज नोन एज द फर्स्ट पेस्टोरल एलिजी। मिल्टन का लिसिडेस 1638 में लिखी गई, ये इसने अपने दोस्त एडवर्ड किंग, जो दोस्त भी था पोएट भी था, उसकी मौत पे लिखी 1638 में। शैली का एडोनेइस, पीबी शैली का एडोनेइस, जो उसने अपने दोस्त जॉन कीट्स की मौत पे लिखी 1821 में। तो ये सब पेस्टोरल एलिजी के भी एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डर्ज के ऊपर। डर्ज क्या होता है, देखिए डर्ज, ये मैंने साथ में इनके फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखे हैं। डर्ज, डर्ज मैंने क्या होता था, फ्यूनरल सॉन्ग होता है जो लिखा ही जाता है गाने के लिए, शौक प्रकट तो करेगा, फ्यूनरल सॉन्ग होगा। देखिए, ए शॉर्ट एलिजी पेस्टोरल एलिजी से कंपैरेटिवली छोटी होती है। शॉर्ट एलिजी इंटेंडेड टू बी संग, और ये काहे के लिए होती है, गाने के लिए होती है। इसे फ्यूनरल सॉन्ग भी कहा जाता है। जब फ्यूनरल हो रहा होता है डिसीज्ड का, उस समय ये गाने के लिए लिखी जाती है, तो फ्यूनरल सॉन्ग भी होता है। ये ट्यून है एक्सप्रेसिंग मॉर्निंग, जो शौक प्रकट करती है, इन कमेमोरेशन ऑफ द डैड, उस डैड को कमेमोरेशन देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए गीत लिखा जाता है जो शौक प्रकट करने के लिए होता है। इट हैज मॉर्नफुल म्यूजिक, इसका म्यूजिक कैसा होगा, खुशी वाला नहीं होगा, म्यूजिक ना बड़ा सैड होगा, मॉर्नफुल होगा, शौक विलाप प्रकट करने वाला होगा। आई होप कि आपको एक एक वर्ड समझ में आ रहा होगा। इट डिफर्स फ्रॉम द एलिजी, ये मेन एलिजी से अलग होती है डर्ज, क्योंकि वो तो पढ़ने के लिए भी हो सकती है, ये केवल गाने के लिए होती है। वो बड़ी होती है, ये छोटी होती है। ये अलग होती है इन दैट इट इज शॉर्ट, तीन बातें, छोटी होती है, लेस फॉर्मल, हमने एलिजी पढ़ा था कि वो फॉर्मल होती है, ये थोड़ी उससे कम फॉर्मल होती है। एंड इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड एज अ टेक्स्ट टू बी संग, और ये क्या होता है, गाने के लिए लिखी जाती है, टू बी संग, गाने के लिए लिखी जाती है। जैसे अगर आप देखें शेक्सपियर का सिम्बलिन, फियर नो मोर द हीट ऑफ द सन, ये उसकी लाइन है, तो ये गाने के लिए लिखी गई थी। शेक्सपियर का द टेम्पेस्ट, उसके अंदर एक एलिजी है, फुल फैथम 5 दाई फादर लाइज, फुल फैथम 5, जब वो कैरेक्टर के फादर एक्सपायर है तो उसको डाउट होता है कहाँ है कहाँ नहीं है, तो कहते हैं देखो फुल फैथम 5 दाई फादर लाइज, उस पर शौक प्रकट करने गीत गाया जाता है। और इसमें अगर आप देख रहे हो तो एक फिगर ऑफ स्पीच और है, ये एफ एफ एफ
फुल फैदम 5, तो इसमें एलिट्रेशन भी है, तो वो तो हो सकता है, आगे पढ़ेंगे एलिट्रेशन को भी हम लोग। टेनिसन का डर्ज फॉर द ड्यूक ऑफ द वेलिंगटन, टेनिसन ने एक ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के लिए भी डर्ज लिखा था। तो डर्ज मतलब होता है ऐसे शॉर्ट एलिजी विच इज रिटर्न टू बी संग, जो गाने के लिए होती है। इट इज लेस फॉर्मल, शॉर्ट एंड ओनली फॉर सिंगिंग, ये सिंगिंग है, इसको एक फ्यूनरल सॉन्ग कह सकते हैं आप, ये डर्ज होता है। तो आई होप डर्ज आपको समझ में आ गया होगा। एक पेस्टोरल एलिजी पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं मोनेडी और थ्रेनेडी की, ये क्या होती है। देखिए मोनेडी, मोनेडीज का उच्चारण देख रहे होंगे आप, मोनेडी मोनो शब्द से बना। मोनो यानी क्या होता है, एक। जब कोई एक सिंगल वॉइस, कोई एक बंदा अगर शौक प्रकट कर रहा हो, एलिजी गा रहा हो, लिख रहा हो, तो वो जनरली जितने भी एलिजीज हैं वो सब मोनेडी की, लिखने वाला गाने वाला तो एक ही होता है। हाँ, एक से ज्यादा हो, 3 4 5 है तो थ्रेनेडी होता है, बस वो एक अलग बात मान सकते हैं। लिटरली मोनेडी मीन्स ए सॉन्ग फॉर वन वॉइस, ये याद रखें आप, ए सॉन्ग फॉर वन वॉइस, एक आवाज में एक व्यक्ति के द्वारा गाया जाने वाला एलिजी मोनेडी कहलाता है। इट इज शॉर्ट एलिजी, ये भी शॉर्ट होती है डर्ज की तरह। स्पोकन बाय सिंगल पर्सन, जो किसके द्वारा बोली जाती है, एक सिंगल पर्सन के द्वारा बोली जाती है। इट नाउ सिग्निफाइज अ पोएम, आजकल इसको पोएम के रूप में देखते हैं। इन विच अ सिंगल मॉर्नर गिव्स वेंट, जिसमें एक सिंगल मॉर्नर अपना वेंट, अपना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस देता है, एक्सप्रेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इमोशन, अपने दुख प्रकट करता है। टू हिज ग्रीफ, अपने दुख को, ओवर द लॉस ऑफ सम फ्रेंड, किसी दोस्त की मौत पर एक गीत लिखता है दुख प्रकट करने के लिए कोई बंदा एक सिंगल वॉइस में, उसे आप कहते हैं मोनेडी। ठीक है ना। जैसे मिल्टन का लिसिडेस, वन ऑफ द बेस्ट नॉन मोनेडीज इन आवर लिटरेचर, हमारे लिटरेचर के बेस्ट मोनेडीज में माना जाता है। थसिस बाय अर्नोल्ड, थसिस इसका प्रोनाउंसिएशन होगा। एडोनेस बाय पीबी शैली, ये सब मोनेडीज हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग थ्रेनेडी की। थ्रेनेडी क्या होता है, देखिए आप, थ्रेनेडी 3 प्लस नडी, दो शब्दों से बना, 3 प्लस नडी, यानी कि ज्यादा लोगों के लिए, कोरस हो गया एक तरह से। थ्रेनेडी ये कोरस होता है, एक नहीं गाता है, सामूहिक शौक गीत होता है। थ्रेनेडी इज एन एलिजी संग इन अ कोरस, जो कोरस में गाया जाता है, जो सामूहिक रूप से गाया जाता है। इट इज नाउ यूज मेनली एज एन इक्विवेलेंट फॉर डर्ज, इसको ना डर्ज का इक्विवेलेंट माना जाने लगा है। डर्ज क्या होता है, एक फ्यूनरल सॉन्ग होता है, जब कोई एक्सपायर हो जाता है, जब कोई चला जाता है, तो उसके कमेमोरेशन में फ्यूनरल के समय एक गीत गाया था, जो अक्सर एक बैंड वाले आकर गाते हैं, परिवार कुछ लोग मिलकर गाते हैं, तो वो भी ना कोरस में ही होता है। तो आजकल थ्रेनेडी और डर्ज को एक ही माना जाने लगा, क्योंकि दोनों ही कोरस होते हैं। तो आजकल डर्ज के रूप में इसको देखने लगे, जैसे इन मेमोरियम ऑफ AHH, इन मेमोरियम ऑफ AHH बाय टेनिसन। टेनिसन का जो इन मेमोरियम AHH है वो इसी का है। आर्थर हेनरी हेलन, AHH। तो ये 4 तरह की एलिजीज हो गई। अब जो हमारे इंग्लिश लिटरेचर में जो अब तक की जो बहुत अच्छी जो एलिजीज है, मैंने कुछ वो एग्जाम्पल्स आपके लिए इकट्ठे किए हैं। ठीक है ना। आई होप आपको अच्छे लगेंगे ये भी। इसमें एक देखिए आप, एस्ट्रोफल है, रिटन बाय एडमंड स्पेंसर, जो किसने लिखी है, एडमंड स्पेंसर ने लिखी है। एस्ट्रोफल 59, जो पहली जिसको हम लोग फर्स्ट पेस्टोरल एलिजी कहते हैं, वो लिखी ऑन द डेथ ऑफ फिलिप सिडनी। ये बताया था आपको मैंने। एस्ट्रोफल को लिखने वाला कौन है, एडमंड स्पेंसर। किसकी याद में, अपने दोस्त फिलिप सिडनी की याद में। ये पहली पेस्टोरल एलिजी भी कही जाती है। फिर दूसरी देखिए आप, लिसिडेस 1638 में, लिसिडेस रिटन बाय जॉन मिल्टन, जो किसने लिखी है, जॉन मिल्टन ने लिखी। ऑन द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग, एक कॉलेज फ्रेंड, जो उसके कॉलेज फ्रेंड थे एडवर्ड किंग, जो पॉलिटिक्स में उसके साथ थे। जॉन मिल्टन जो था वो कविताएं लिखते लिखते पॉलिटिक्स में चला गया था, उसके पीछे हाथ एडवर्ड किंग का ही है, उसके बहुत अच्छे दोस्त थे। जब ये छोड़ के चले जाते हैं तो उनकी याद में उन्होंने लिसिडेस लिखी, जॉन मिल्टन ने। फिर देखो एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, इसकी अगर हम बात करें, जो 1751 में आई,
रिटन बाय टॉमस ग्रे, जो टॉमस ग्रे ने लिखी ऑन द डेथ ऑफ पुअर फोर फादर्स ऑफ विलेज। गांव के जो पुअर फोर फादर्स थे, जो गरीब जो पूर्वज थे, उनकी मौत पर लिखी गई थी। एलिजिटर इन कंट्री चर्चा, बहुत अच्छी पोएम है। और इसी की वो लाइन है, अगर आपको ध्यान हो, मैनी ए फ्लावर इज बॉर्न टू ब्लस अनसीन एंड वेस्ट इट्स स्वीटनेस ऑन द डेजर्टेड एयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है टॉमस ग्रे की, एलिजी रिटर्न इन कंट्री चर्चयार्ड में 1751 में लिखी गई थी ऑन द डेथ ऑफ पुअर फोर फादर्स ऑफ विलेजर्स। ठीक है ना। इट इज ए काइंड ऑफ मेडिटेटिव पोएम, ये थॉटफुल मेडिटेटिव पोएम है। इसके अलावा भी कुछ एलिजीज लिखी गई हैं, देखिए आप कौन सी हैं वो। एडोनिस, एडोनिस लिखी पीबी शैली ने ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स, अपने दोस्त जॉन कीट्स की मौत पर 1821 में। इन मेमोरियम AHH, ये लिखी 1850 में। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखी थी, टेनिसन ने लिखी इन मेमोरियम AHH। AHH मतलब उसके दोस्त थे आर्थर हेनरी हेलम, AHH, आर्थर हेनरी हेलम। इनकी मौत पर टेनिसन ने 1850 में पोएम लिखी इन मेमोरियम AHH, उनकी याद में। फिर एक लिखी गई थसिस, क्या लिखी गई दोस्तों? थसिस, रिटन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड, ये लिखी मैथ्यू अर्नोल्ड ने। थसिस मैथ्यू अर्नोल्ड 1866 में लिखी गई ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड आर्थर ह्यूज क्लफ। ठीक है ना, ह्यूग भी कह सकते हैं, ह्यूज भी कह सकते हैं। आर्थर ह्यूज क्लफ की मौत पर लिखी AH क्लफ की याद में। फिर इन मेमोरी ऑफ WB येट्स, WB येट्स की याद में 1940 में एक पोएम लिखी WH ऑर्डन ने। WH ऑर्डन ने 1940 में WB येट्स की याद में एक पोएम लिखी, इसकी येट्स की मौत पर। ठीक है ना, तो ये भी एक बहुत अच्छी एलिजी है। तो ये मैंने आपको 7 कुछ जो हमारे इंग्लिश लिटरेचर के हिस्ट्री में जो अच्छी जो बिल्कुल मॉडल हैं, बहुत अच्छी जो एलिजीज हैं, उनके नाम आपको मैंने बताए। आई होप कि इनमें से कुछ क्वेश्चन एलिजी में आपके आएंगे तो आप कर पाएंगे। ये दोस्तों हम लोगों ने एलिजी के बारे में पढ़ लिया है और आई होप कि आपको एलिजी समझ में आई होगी। एलिजी एक प्रकार का सैड सॉन्ग होता है जो कमेमोरेशन के लिखा जाता है, अपने फ्रेंड की या कोई बड़े पब्लिक पर्सनेज की मौत पर लिखा जाता है। कई बार बहुत सारे लोगों की मौत पर भी हो सकता है। ये 4 प्रकार होते हैं आपको मैंने, पेस्टोरल एलिजी, डर्ज और मोनेडी और थ्रेनेडी। और इसके अलावा फिर मैंने बताया कि इंग्लिश लिटरेचर के हिस्ट्री में कौन कौन सी अच्छी अच्छी एलिजीज किस किस की मौत पर कब कब लिखी गई। ठीक है दोस्तों, आई होप आपने क्लास एंजॉय की होगी। हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक सोनेट पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।